गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन लोग CSIR नेट जून 2022 के लिए कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम लोग पहला पेपर क्वांटम मैकेनिक्स लेंगे। तो हमें पता है कि जो नेट का सिलेबस है उसमें अपने 9 पेपर चलते हैं और उनके जो पेपर्स हैं पेपर्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट कुछ पार्ट्स हैं जिनमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो ज़्यादा क्वेश्चन उस पार्ट से आते हैं, तो उसमें से क्वांटम मैकेनिक्स भी एक है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले अपने पास कितनी बुक्स या कितने बुक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनमें अपने पास जो पोर्शन है उनमें पहला है क्वांटम मैकेनिक्स, इसी पे मैं वापस आऊंगा। सबसे पहले मैं बुक्स के नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, कौन कौन से बुक्स अपने यहाँ पे चलती है इस सिलेबस के लिए। तो क्वांटम मैकेनिक्स इसमें से एक है। फिर इसके बाद क्लासिकल मैकेनिक्स, इसके बाद यहाँ पे मैथमेटिकल फिजिक्स, एंड देन इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इसके अंदर में हम नहीं जा रहे। इलेक्ट्रॉनिक्स के भी 2 पार्ट है, डिजिटल और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन हम लोग अभी सब्जेक्ट का नाम केवल लिख रहे हैं और जैसे ही इन सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे तब हम इसके डिटेल्ड सिलेबस की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद हमारे पास है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, और सॉलिड स्टेट के बाद थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, इसके बाद न्यूक्लियर, एंड पार्टिकल। न्यूक्लियर और पार्टिकल के बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी, और स्पेक्ट्रोस्कोपी में एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी दोनों पोर्शन इसमें रहेंगे। ठीक है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर। दोनों इसके अंदर में रहेंगे। और एक और इसके अंदर में सब्जेक्ट अपने पास है, टोटल 9 सब्जेक्ट चलते हैं। क्वांटम, क्लासिकल, मैथमेटिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सॉलिड, थर्मोस्टेट हो गई, न्यूक्लियर हो गई, स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई। एक इसके अंदर में और है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सबसे लास्ट में आ रहा है ना, यहाँ लिखता हूँ। यस, तो ये अपने पास सिलेबस है। 9 बुक्स हमें 1 बाय 1 स्टडी करनी है और इस अप्रोच के साथ कि जो भी बुक हम पढ़ें उसके सारे कंसेप्ट हमारे इस तरीके से क्लियर होने चाहिए कि हमें अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है उस पोर्शन में से तो हम उसको देखते स्ट्राइक कर सके कि कौन से पार्ट में से ये क्वेश्चन आया है और उसको कैसे सोल्व करना है। इस अप्रोच तक अगर हम पहुंच गए तब ये जो एग्जाम है उस एग्जाम को आसानी से क्रैक किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम
इनके बारे में डिटेल में जानने की बजाय हम अपने सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं, पहली बुक पे आते हैं, और वो है क्वांटम मैकेनिक्स। और क्वांटम मैकेनिक्स में हमें क्या-क्या पढ़ना है उसके बारे में मैं पहले डिस्कस करूंगा और फिर हम इसका इंट्रोडक्शन से आज शुरुआत करेंगे। ओके, तो ये तो अपने पास 9 अलग-अलग बुक्स हैं जो हमें पढ़नी है इस कोर्स के इस CSIR नेट के पूरे कोर्स के दौरान। तो सबसे पहला पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, जो सिलेबस हमें दिया हुआ है उसको पहले एक बार देख लेते हैं और उसके बाद हम शुरुआत करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। तो क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे पहले बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स जो तुम लोगों ने बीएससी में पढ़ी थी, शुरुआत हमने इसकी बीएससी में करी थी। क्वांटम मैकेनिक्स 11th-12th में नहीं आती है। न्यूक्लियर फिजिक्स बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स का ही पार्ट होता है। जो न्यूक्लियर फिजिक्स है वो एक क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम ही होता है, और उसको अगर हम समझें तो उसमें क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स लगाए बिना हम उसको समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए न्यूक्लियर फिजिक्स का थोड़ा सा पार्ट तुम्हें दिया हुआ है, लेकिन उसके डायरेक्ट रिजल्ट 12th क्लास में एज इट इज दिए हुए हैं कि न्यूक्लियस का साइज ऐसे कैलकुलेट करते हैं, R=R0a⁴ एंड बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस की कैसे देते हैं। बहुत सारी चीजें डायरेक्ट रिजल्ट तुम्हें दिखाए हुए हैं, और ये कैसे आए, कैसे इसको एक्सप्लेन करें, तो उसके लिए क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी का यूज करना पड़ता है, जो कि 12th क्लास में हमें नहीं सिखाई जाती। वो सबसे पहली बार इसका सामना होता है बीएससी 3rd ईयर में तुम पढ़ते हो क्वांटम मैकेनिक्स। तो बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे पहले इस क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई वहां से हम स्टार्ट करेंगे। और वो पहला एक्सपेरिमेंट था जहां से क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हुई, वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो सबसे पहला टॉपिक अपना यही रहेगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये एक्सपेरिमेंट जब हुआ तब इसके जो रिजल्ट थे वो रिजल्ट कुछ सरप्राइजिंग रिजल्ट थे, और उन रिजल्ट को एक्सप्लेन कैसे किया जाए तो उसके लिए बहुत सारे लोग आगे आए, उन्होंने अलग अलग तरीके से उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। और ये कब की बातें हैं इनको इंट्रोडक्शन में मैं डिस्कस करूंगा, बिल्कुल बेसिक से हम इसको स्टार्ट करेंगे। बट पहले मैं टॉपिक्स की बात कर लेता हूँ। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन इसके अंदर में पहला टॉपिक आता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बाद बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। और इसके बाद बोर मॉडल के बाद क्वांटम इफेक्ट। ये टॉपिक बाय टॉपिक मैं बता रहा हूं तुम्हें। और इसके बाद हम पढ़ते हैं de Broglie हाइपोथेसिस। de Broglie हाइपोथेसिस के बाद में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, और हाइड्रोजन ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ने के बाद नेक्स्ट इसके अंदर में अपने पास आता है श्रोडिंगर। ये जो आधुनिक क्वांटम मैकेनिक्स है, मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स,
जिसको इस लेवल तक पहुंचाया है, तो वो काम किया श्रोडिंगर ने। तो श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन आने के बाद इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, और उनमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं कुछ बाउंड स्टेट प्रॉब्लम्स और कुछ स्कैटरिंग स्टेट प्रॉब्लम्स। तो स्कैटरिंग स्टेट प्रॉब्लम्स में स्कैटरिंग स्टेट प्रॉब्लम्स और स्कैटरिंग स्टेट प्रॉब्लम्स में अपने पास पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल स्टेप, इस टाइप की प्रॉब्लम्स होंगी। पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल स्टेप, etc, इस टाइप की प्रॉब्लम्स होंगी। डबल वेल, डबल बैरियर, हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स इन पे करेंगे। anyway, तो ये तुम्हारे स्कैटरिंग स्टेट प्रॉब्लम्स में आएंगी, और स्कैटरिंग स्टेट के बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे वो होगी बाउंड स्टेट प्रॉब्लम। और बाउंड स्टेट प्रॉब्लम्स में हम पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, पार्टिकल इन 1D बॉक्स, 2D बॉक्स एंड 3D बॉक्स, ठीक है, ये वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे बाउंड स्टेट प्रॉब्लम्स में। फिर वन डायमेंशनल या लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, फिर 2 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, फिर 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये बाउंड स्टेट प्रॉब्लम्स में ही है। और इसके बाद बाउंड स्टेट प्रॉब्लम में तुम्हारे पास आएगा हाइड्रोजन एटम। और हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम हम करेंगे, वो भी बाउंड स्टेट प्रॉब्लम ही है। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो अपना होगा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम प्रॉब्लम जब हम पढ़ेंगे, इसके बाद हमारे पास कुछ अप्रोक्सीमेशन मेथड्स आएंगे। और अप्रोक्सीमेशन, ये जो प्रॉब्लम मैंने तुम्हें बताई है बाउंड स्टेट प्रॉब्लम्स में, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, हाइड्रोजन एटम, इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं वो उन प्रॉब्लम्स का क्वांटम मैकेनिक्स एग्जैक्ट सॉल्यूशन देती है। जब हम कोर्स को स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे तुम्हें समझ में आएगा कि मैं किस टाइप की बात कर रहा हूँ। तो वो चीज़ें तुम्हें बहुत ज़्यादा बेसिक से समझाएंगे शुरुआत से। जब हम डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब तुम्हें ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन देने का मतलब, जैसा हमने पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, इसका मतलब हमने कोई एक पोटेंशियल डिफाइन किया है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, उसके अंदर में पार्टिकल अगर है तो उसका वेव फंक्शन क्या होगा, एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होगी। तो वो जो एनर्जी आइगन वैल्यू होगी वो एग्जैक्ट एनर्जी आइगन वैल्यू होगी, वही वैल्यू मिलेगी तुम्हें बार बार। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी तुम्हें बाद में ही समझ में आने वाला है। तो ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स हैं, यानी जो सॉल्यूशन मिलेंगे वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलेंगे। हम एक्सपेरिमेंट से मेजर करें या थ्योरी से कैलकुलेट करें, दोनों रिजल्ट एग्जैक्टली मैच होंगे। ठीक है, और एग्जैक्ट सॉल्यूशन ये प्रॉब्लम्स तुम्हें देंगे, जैसा एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं वैसे ही ये दिखाएंगे। एनीवे, इतना करने के बाद इसके बाद कुछ पोटेंशियल ऐसे होते हैं जो ना तो एकदम हार्मोनिक ऑसिलेटर टाइप के हो, उसमें कुछ चेंजेस आ जाए, या फिर वन डायमेंशनल बॉक्स जैसे पोटेंशियल भी नहीं हो, उसमें कुछ चेंज आ जाए,
हाइड्रोजन एटम का जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसके जैसा हो, उसमें उसमें भी कुछ चेंज आ जाए, इस टाइप का अगर हो जाता है, पोटेंशियल में चेंज आ जाता है, तो क्वांटम मैकेनिक्स उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं दे पाती। लेकिन लेकिन हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन के बहुत करीब तक पहुंच सकते हैं। और वो कब पहुंच सकते हैं? जब हम दूसरे मेथड्स यूज करें। क्योंकि इन मेथड से तो हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलेगा अगर इस टाइप का पोटेंशियल है तो, लेकिन ऐसा पोटेंशियल रियलिटी में एग्जिस्ट करता नहीं है कि कोई पार्टिकल एग्जैक्ट वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर जैसे पोटेंशियल में मूव कर रहा है, या फिर पार्टिकल वन डायमेंशनल बॉक्स जैसे पोटेंशियल में मूव कर रहा है। ऐसा एग्जैक्ट पोटेंशियल की शार्प बाउंड्रीज हो नहीं सकते, ध्यान रखना। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे। अभी मैं केवल सिलेबस के बारे में तुम्हें बता रहा हूँ। तो उस प्रॉब्लम को डील करने के लिए अगर पोटेंशियल वैसा नहीं है, उसमें कुछ चेंज हो गया, तो ऐसे पोटेंशियल को डील करने के लिए हम क्वांटम मैकेनिक्स का एडवांस पार्ट यूज करते हैं, जिसमें हम नेक्स्ट प्रॉब्लम जिसको हम बोलते हैं परटर्बेशन थ्योरी, जो कि अप्रोक्सीमेशन मेथड्स है। तो नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, उसमें हम पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेशन मेथड। और अप्रोक्सीमेशन मेथड्स में हम परटर्बेशन थ्योरी पढ़ेंगे सबसे पहले। क्या? परटर्बेशन थ्योरी। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम प्रॉब्लम के बाद स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इसमें लीनियर एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम दोनों शामिल है। एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये पार्ट एंगुलर मोमेंटम में। और परटर्बेशन थ्योरी में हमें क्या क्या पढ़ना है? तो इसमें परटर्बेशन थ्योरी में भी हमें दो थ्योरी पढ़ेंगे। पहले ये जो थ्योरी है, इसमें टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। और ये टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी भी दो पार्ट में डिवाइड होगी अपने पास। एक डिजेनरेट और टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, और दूसरी नॉन डिजेनरेट। टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। तो डिजेनरेट और नॉन डिजेनरेट टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। और दूसरी इसके अंदर में है टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। तो ये परटर्बेशन थ्योरी में ये अप्रोक्सीमेशन मेथड है, ध्यान रखना। और जितने ज्यादा ऑर्डर तक हम अप्रोक्सीमेट करते जाएंगे, जितने ज्यादा ऑर्डर तक करेक्शन टर्म इसमें ऐड करते जाएंगे, उतने ही एग्जैक्ट सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये इसके बाद नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन मेथड इसके अंदर में है बोर्न अप्रोक्सीमेशन, वो हमें पढ़ना है। बोर्न अप्रोक्सीमेशन, फिर WKB अप्रोक्सीमेशन, तो ये अप्रोक्सीमेशन मेथड्स अपने को पढ़ना है। परटर्बेशन थ्योरी, बोर्न अप्रोक्सीमेशन और WKB अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। इतना करने के बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम अपने पास आएगी स्कैटरिंग थ्योरी।
स्कैटरिंग थ्योरी, ठीक है। तो बोर्न अप्रोक्सीमेशन से भी हम कैलकुलेशन करते हैं स्कैटरिंग थ्योरी की, और स्कैटरिंग थ्योरी में हम पार्शियल वेव एनालिसिस भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये मेथड है तुम्हारे पास। इसके बाद हम रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स का कुछ पार्ट करेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स, और इसमें हम क्लीन गॉर्डन इक्वेशन और डिराक इक्वेशन, क्लीन गॉर्डन जिसको केजी इक्वेशन बोलते हैं, और डिराक इक्वेशन, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये अपना पूरा सिलेबस रहेगा। कितने टॉपिक्स मैंने तुम्हें बताए हैं, और हर एक टॉपिक इसके अंदर में इम्पोर्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम प्रॉब्लम जैसे मैंने तुम्हें बताई थी, तो उसमें कम्यूटेशन रिलेशन, ये सारी चीज़ें शामिल आ गई हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे कम्यूटेशन रिलेशन का अलग टॉपिक नहीं लिखा है, लेकिन ये कम्यूटेशन रिलेशन हम करेंगे। और इसमें जो बेसिक वाला पार्ट है, श्रोडिंगर इक्वेशन है, इस श्रोडिंगर इक्वेशन के बाद हम इसके डिराक के कुछ नोटेशंस हैं जिसको हम ब्राकेट नोटेशन के नाम से जानते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम लिखेंगे क्या, लैंग्वेज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बाद में हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। कि हमें क्वांटम मैकेनिक्स में अगर डिस्कशन करना है तो कैसे डिस्कशन करेंगे, हमारे पास उसकी टर्मिनोलॉजीज क्या है, कैसे टर्म्स हम यूज करेंगे, किस टाइप से डिस्कस करेंगे। तो ये सारा का सारा सिलेबस है। एक बार वो सब लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो नोट कर सकते हो। तो ये टॉपिक वाइज मैंने तुम्हें बता दिया है, इतने सारे टॉपिक्स हमें इसमें कवर करने हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं, ये इतना बड़ा सिलेबस अपने पास है। और इसमें से मैं कुछ चीज़ें और तुम्हें क्लियर कर दूं, ये जो पार्ट है, कौन सा, ये वाला पार्ट, रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स, WKB अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, स्कैटरिंग थ्योरी, बोर्न अप्रोक्सीमेशन, ये जो पार्ट है इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो केवल और केवल 5 नंबर में से क्वेश्चन आता है। इन टॉपिक्स को हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छे तरीके से इनको करना है, ठीक है। इनमें से जो क्वेश्चन आएगा वो 5 नंबर में से आएगा, और 5 नंबर का क्वेश्चन, पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा इन टॉपिक्स में से। तुम सिलेबस उठा के देखोगे तो बोर्न अप्रोक्सीमेशन, WKB अप्रोक्सीमेशन, रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स, ये सारा का सारा पोर्शन है वो 5 नंबर में दिया हुआ है। बाकी का जो पार्ट है ऊपर वाला, उसमें से 3.5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, 3.5, और हाइड्रोजन एटम में से तो 5 नंबर का भी इंक्लूड हो सकता है। तो इस टाइप से इसका सिलेबस है, ठीक है। इन टॉपिक्स को हमें 1 बाय 1 कवर करते जाना है, और इस क्वांटम मैकेनिक्स को समझते हुए, रूल्स को समझते हुए, और कैसे इन रूल्स को हम अप्लाई करते हैं, उन सब को समझते हुए इस कोर्स को हम आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट बेसिक से करेंगे। जिस तरीके से हम रोड पे चलते हैं, मान लो सड़क पे हम चलते हैं, तो हमें कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए चलना होता है। या फिर तुम अपने इंस्टीट्यूट में जाते हो, तो इंस्टीट्यूट में जाने पे वहाँ की कुछ गाइडलाइंस होती है, उनको तुम्हें फॉलो करना होता है। तुम्हें कहाँ बैठना है, ऐसा तो है नहीं कि तुम किसी भी कमरे में जाके बैठ जाओगे, नहीं। तुम्हें कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है मान लो, तो तुम्हारे लिए लैब स्पेसिफाई होगी, और तुम्हारे लिए रूल बने हुए होंगे कि इस वाले एक्सपेरिमेंट को ये लोग करेंगे, उस वाले को वो लोग करेंगे। ये रूल्स पहले से बनते हैं। और ऐसे ही हमें अपने
दैनिक जीवन में जो भी हम भारत में रह रहे हैं, तो भारत के संविधान का पालन करते हुए हमें रहना पड़ता है। समझ में आ रही बात? संविधान का पालन करते हुए हमें रहना पड़ता। अब अगर हम यहाँ पे है, यूनिवर्स में है, तो इस यूनिवर्स में ये जो नेचर है अपने, उस नेचर के भी कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को हम हमेशा फॉलो करते हैं, ठीक है ना? नेचर के रूल्स हम नहीं, इस यूनिवर्स में हर एक चीज जो इस यूनिवर्स में मौजूद है वो इस नेचर के रूल्स को फॉलो करती है। और उन रूल्स को फॉलो करते हैं, तो वो रूल्स कौन कौन से हैं? उन रूल्स को साइंटिस्ट ने ढूंढा है, ठीक है? वैज्ञानिकों ने बहुत ही कठिन परिश्रम करके उन रूल्स को ढूंढा है, और उसी को हम फिजिक्स कहते हैं, ठीक है ना? उसको हम भौतिकी के नियम या लॉज ऑफ नेचर के नाम से जानते हैं। तो उन प्रकृति के नियमों को हम एक क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं, जिसको हम यूँ कह सकते हैं, जिस तरीके से संविधान लिखा हुआ है, भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को उस संविधान के नियमों को फॉलो करना होता है, उसी प्रकार से इस यूनिवर्स में रहने वाली हर एक चीज को, लॉज ऑफ नेचर को फॉलो करना पड़ता है। और करना पड़ता है नहीं, करती है। ये हमारे नियम है प्रकृति के, हर एक चीज उन्हीं के अकॉर्डिंग चलती है। जैसे जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, तो ग्रेविटेशन यहाँ पे लग रहा है, न्यूटन्स के लॉ, वो लॉज ऑफ नेचर है, एक्शन रिएक्शन लॉ जिसको तुम बोलते हो, ठीक है? मैं खड़ा हूँ, तो धरती पे मैंने फोर्स लगाया कितना mg, और धरती मेरे ऊपर फोर्स लगा रही है नॉर्मल फोर्स, और वो दोनों फोर्स बराबर है, तभी मैं स्टेबल खड़ा हुआ हूँ, ठीक है? तो ये नेचर का रूल है, और उस रूल को फॉलो करना पड़ रहा है। ये सारे के सारे रूल्स, अब जो हम चीजें अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, वो सारे के सारे नियम है, वो न्यूटन के, ज्यादातर नियम जो हम देखते हैं अपने दैनिक जीवन में, वो सारे के सारे लॉज न्यूटन के नियमों से प्रतिपादित होते हैं। न्यूटन के लॉज को हम फॉलो करते हैं। हालांकि कुछ नियम होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के होते हैं, चार्ज से रिलेटेड और करंट से रिलेटेड नियम होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के होते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। समझ आ रही बात? तो यहाँ पे जो पार्ट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये लॉज ऑफ नेचर की बात चल रही है। लॉज ऑफ नेचर में हमारे पास जो नियम बने थे 1900 से पहले, तो हमारे जो ये भौतिकी के नियम है वो दो पार्ट में डिवाइड किए गए, और 19वीं सदी से पहले जो नियम बनाए, ढूंढे गए थे, बनाए नहीं गए थे, बनाए तो प्रकृति ने है, हम तो केवल उनको ढूंढ रहे हैं कि कैसे कैसे ये नियम, प्रकृति कैसे कैसे नियम लगाती है हमारे ऊपर, कैसे कैसे हमें फॉलो करना होता है, वो हम ढूंढने वाले हैं। तो जो लोग रिसर्च करते हैं, वो क्या करते हैं, साइंटिस्ट लोग उन नियमों का पता लगाते हैं कि कौन से नियम प्रकृति के हैं, उनको हमें इकट्ठा करना है। तो 19th सेंचुरी से पहले ठीक है, और 19th सेंचुरी के बाद में 19th सेंचुरी से पहले जो नियम प्रकृति के खोजे जा चुके थे, उनको हमने नाम दिया क्लासिकल फिजिक्स। स्थिर सम्मत भौतिकी जिसके नाम से हम जानते हैं। और इस क्लासिकल फिजिक्स में कौन कौन से सब्जेक्ट थे, कौन कौन से नियम हमने बनाए थे? उसमें क्लासिकल मैकेनिक्स आती है, फिर स्टैटिस्टिकल फिजिक्स और थर्मोडायनेमिक्स,
ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इस टाइप के जो सब्जेक्ट थे, ऑप्टिक्स, ये सारे के सारे जो नियम जो पहले बन चुके थे उसको हम क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत लाते हैं। और 1900 के बाद में जो रूल्स खोजे गए वो आते हैं, उनको हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। क्या बोलते हैं उसको? 1900 के बाद में जो नियम खोजे गए वो किस में आते हैं? मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं। अब इस मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या आता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। पहली चीज तो यानी कि यहाँ पे जो नियम बनाए गए थे, हमारी प्रकृति, ऐसे लग रहा था कि हमने सारे नियम खोज लिए हैं, प्रकृति के सारे नियमों का पता हमने लगा लिया है, और फिर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हो गए जो उन नियमों से, जो जिसके रिजल्ट इन नियमों से एक्सप्लेन नहीं किए जा सके। तब ऐसा लगा कि कुछ नए नियम, प्रकृति कुछ और तरीके के नियम भी लगाती है, उन नियमों को फिर खोजा गया और उनको हम मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जानते हैं आज। और ये जो पुराने नियम है उसकी हेल्प से अगर हम बहुत सारी घटनाओं को एक्सप्लेन कर पाते हैं, अपने दैनिक जीवन की बहुत सारी घटनाएं होती है उनको इन नियमों से हम एक्सप्लेन कर पाते हैं, लेकिन कुछ घटनाएं थी जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो हम इनसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए और इनके नियमों में कुछ चेंजेस करने पड़े और उन नियमों को हमने नाम दिया, वो मॉडर्न फिजिक्स के नाम दिया। और यहाँ पे दो तरीके के ये मॉडर्न फिजिक्स में पार्ट है, और पहला पार्ट जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो होता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कब? जब मान लो कोई ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड c के कंपेरेबल हो जाए, तब तुम्हारा जो मोमेंटम होता है, हमने लिखा p इक्वल टू m इंटू वी, लीनियर मोमेंटम डिफाइन किया था, p इक्वल टू m इंटू वी। और ये जो नियम है, ये नियम यहाँ पे लागू नहीं होता है, p इक्वल टू m इंटू वी हम नहीं लिख सकते हैं, उस केस में ये काम नहीं करेगा। ठीक है, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, ठीक है, फोर्स कितना लगेगा, वो सारे के सारे फॉर्मूले कुछ चेंज हो जाएंगे और उसमें हमें ज़्यादा फेरबदल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा बहुत फेरबदल करेंगे। कैसे करेंगे वो जब STR पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो एक पार्ट तो इस मॉडर्न फिजिक्स का है, वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, और वो कब है? जब v इज लेस देन v इज नियरली इक्वल टू c, v इज कंपेरेबल टू c, v इज कंपेरेबल टू c। अगर v की पार्टिकल की स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इसके कंपेरेबल हो गई तो उस केस में हम इन नियमों को फॉलो करेंगे, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नियमों को फॉलो करेंगे, ना कि न्यूटन के जो नियम थे उनको फॉलो करेंगे। राइट, ओके। दूसरा पार्ट, अगर मान लो पार्टिकल का साइज बहुत कम है, जिसको हम यूं कह सकते हैं कि प्रकृति का सूक्ष्मतम स्वरूप, माइक्रो स्टेट ऑफ नेचर, माइक्रो स्टेट ऑफ नेचर, प्रकृति का सूक्ष्मतम स्वरूप, यानी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की, हम बात कर रहे हैं एटम्स की, हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स की, जिनको हम नहीं देख सकते, जिनको हम नहीं देख सकते, मटेरियल को देख सकते हैं। जैसे मान लो मेरे हाथ में पेन है, तो ये किससे मिलके बना हुआ है? तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर में है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, तो ये इसको ये किस नियमों को फॉलो करेंगे? प्रोटॉन कौन से नियम को फॉलो करेगा, एटम कौन से नियम को फॉलो करेगा, इलेक्ट्रॉन कौन से नियमों को फॉलो करेगा? तो ये नियम जो हम यहाँ पे लगाते हैं क्लासिकल फिजिक्स में कि पार्टिकल का मास m है, उसकी स्पीड v है, तो उसकी जो मोमेंटम होगा लीनियर मोमेंटम m इंटू टी होगा, m इंटू वी होगा,
लेकिन यहाँ पे जो लीनियर मोमेंटम होगा उस पार्टिकल का वो क्या होगा, तो उसके लिए नियम अलग होगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें इस वाले पार्ट में आती है और इसको हम बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। तो हमारे नेचर का जो सूक्ष्मतम स्वरूप है उसको हमें अगर समझना है तो क्वांटम मैकेनिक्स के तहत, क्वांटम मैकेनिक्स में जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों को हमारी प्रकृति फॉलो करती है, ठीक है। और वो नियम क्लासिकल फिजिक्स से बिल्कुल हट करके है। ये तुम्हें सोचने पे मजबूर कर देंगे। इस टाइप के नियम है कि हमें इन नियमों को देखने से ये लगता है कि ये तो नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा होता है। हमारी प्रकृति ऐसे नियमों को फॉलो करती है, तभी हम एग्जिस्ट हो रहे हैं यहाँ पे। अदरवाइज इस यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस भी नहीं होता। क्योंकि उन नियमों को समझने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के जो रूल्स है जिनको हम इस पूरे कोर्स में पढ़ेंगे, और वो रूल्स काफी सरप्राइजिंग होंगे, तुम्हें आश्चर्य होगा उन नियमों को देख के, तुम एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो हमेशा सही होते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जब हमारे पास में है और इन नियमों से उन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को हम देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो वो एग्जैक्टली हमें समझ में आएंगे। अगर ये रूल्स अप्लाई नहीं करती, हमारी प्रकृति ऐसे नियम को फॉलो नहीं करती, तो फिर वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो इसलिए हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों पर भी आधारित है और क्लासिकल फिजिक्स के जो नियम है उन पे भी आधारित है। हमारा जीवन इन दोनों पे निर्भर करता है, क्योंकि प्रकृति के दो स्वरूप है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम नहीं देख सकते। तो देख सकते हैं वो है मैक्रो स्टेट ऑफ नेचर, और जिनको नहीं देख सकते वो माइक्रो स्टेट ऑफ नेचर। तो प्रकृति के सूक्ष्मतम स्वरूप के लिए जो भौतिकी के नियम है वो अलग है, और जो वृहद स्वरूप है उसके लिए भौतिकी के नियम अलग है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम प्रकृति के सूक्ष्मतम स्वरूप को जानने की कोशिश करेंगे, और यही हमारा अल्टीमेट एम होगा। और हम देखेंगे कि रूल्स, कौन कौन से रूल्स है क्वांटम मैकेनिक्स में, और हमारी प्रकृति उसको फॉलो करती है तो कैसे फॉलो करती है, और अगर वो नहीं करती तो क्या हम एग्जिस्ट कर पाते। ये भी हम, इस क्वेश्चन का उत्तर भी हम यहाँ से दे सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्वांटम मैकेनिक्स। ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें प्रकृति के सूक्ष्मतम स्वरूप को, जिसको हम देख नहीं सकते, उसका भी दर्शन करा देगा। और दर्शन कराने का मतलब हम ये कहते हैं भगवान को हम देखते हैं, तो भगवान को कैसे देखते हैं, आध्यात्मिक होना पड़ता है उसके लिए। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स अपने आप में आध्यात्मिक है। जो हम ऐसी चीज को, भगवान को देखने का मतलब हम आध्यात्मिक है, तब हम भगवान को देख पाते हैं, इमेजिन कर पाते हैं कि ऐसे है। तो इसी तरीके से हम प्रकृति के सूक्ष्मतम स्वरूप को देखते हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से देखते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स हमें प्रकृति के सूक्ष्मतम स्वरूप के दर्शन करवाएगा, इसलिए ये आध्यात्मिक है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें तो तुम्हें ऐसा इमेजिन, तुम्हें ऐसे लगेगा कि हाँ ये एटम है, ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसे चल रहा है, वैसे चल रहा है, तुम खुद इमेजिन कर पाओगे अगर इन रूल्स को बहुत अच्छे से समझ लोगे तो। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को हम शुरुआत इसकी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो क्वांटम मैकेनिक्स के नियम है उनको पचा पाना थोड़ा सा मुश्किल है, और मुश्किल इन द सेंस कि हम ये जो रूल्स बता रहे हैं, जैसे तुम पढ़ोगे पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल बैरियर, और पोटेंशियल बैरियर पढ़ा भी होगा, बहुत सारे लोग जानते हैं इसके बारे में कि अगर मैंने 0 से L ऐसे कोई लेंथ का एक बैरियर ले लिया, पोटेंशियल ऐसा है, यहाँ पे ये V ऑफ x है, और कोई पार्टिकल ली जिसकी एनर्जी बैरियर की हाइट से कम है, पार्टिकल की एनर्जी इस बैरियर के हाइट से कम है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स ये बताती है कि ये पार्टिकल जिसकी एनर्जी इस बैरियर की हाइट से कम है, इधर से इधर नहीं आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। इसके लिए इस पार्टिकल की एनर्जी इस पोटेंशियल से ज्यादा होनी जरूरी है, ठीक है। और ऐसा होता भी है, ऐसा होता भी है।
अगर मेरे को किसी ऑब्जेक्ट को किसी बिल्डिंग की हाइट से ऊपर से फेंकना है तो मुझे उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? mgh उस बिल्डिंग की हाइट, ऑब्जेक्ट का मास mgh उसकी एनर्जी होगी, और उस एनर्जी से अगर मैंने ज़्यादा एनर्जी उसको दे दी तब वो उस बिल्डिंग को पार कर पाएगा, अदरवाइज वो उस बिल्डिंग को पार नहीं कर पाएगा। तो ये हम देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में, हम ये देखते हैं, और इसलिए हमें ये वाला जो पार्ट है हम ये यहाँ पे कहें क्वांटम मैकेनिक्स का रूल की पार्टिकल यहाँ है, उसकी एनर्जी इस बैरियर हाइट से कम है, तो यहाँ से वो यहाँ आ जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कुछ आने की, और वो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है लेकिन फाइनाइट है। इसका मतलब पार्टिकल यहाँ आ सकता है, और इस फिनोमिना को हम बैरियर टनलिंग कहते हैं, इसको हम पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो बैरियर टनलिंग इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते अपने दैनिक जीवन में, लेकिन अगर ये कंसेप्ट नहीं होता तो जो सन से जहां हमें एनर्जी मिलती है, और वो कैसे मिलती है? संलयन अभिक्रिया वहां पे चलती है, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में जो छोटे हल्के नाभिक है वो मिलके बड़े नाभिकों का निर्माण करते हैं, यानी हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है, और हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है तो पहले हाइड्रोजन ड्यूटेरॉन में बदलता है, ड्यूटेरॉन से हीलियम में बदलता है, हीलियम से, इस तरीके की अभिक्रियाएं इस सन के अंदर में, कोर के अंदर में चल रही होती है, और वहां से एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी हम तक पहुंचती है। और अगर ये रिएक्शन पॉसिबल है तो इसके लिए ऐसा कंसेप्ट होना जरूरी है, इसको हम जब आगे पढ़ेंगे तब डिटेल में मैं तुम्हें बताऊंगा। अल्फा डिके का प्रोसेस होता है, उसके लिए भी बैरियर टनलिंग का होना जरूरी है। तो ये रिएक्शन अगर हो रही है न्यूक्लियस के अंदर में या कोर के अंदर में, सन की कोर में हाइड्रोजन का हीलियम बन रहा है, तो ये तभी और केवल तभी पॉसिबल है जब ये रूल फॉलो होता है। समझ में आ रही बात? और ये रिएक्शन तो हो रही है, एनर्जी तो हमें मिल रही है, इसका मतलब हमारी जो प्रकृति है वो इस नियम को फॉलो करती है, और ये न्यूक्लियस की अभिक्रियाएं हैं, यानी कि ये प्रकृति का सूक्ष्मतम स्वरूप है, जिसमें हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की बातें कर रहे हैं, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। तो बहुत छोटे स्वरूप में क्या हो रहा है, वो इन नियमों को फॉलो करती है, जबकि हम बड़े स्वरूप में देखते हैं मैक्रो स्टेट में, तो ये न्यूटन्स के नियमों को फॉलो करेगी, और न्यूटन्स के नियमों को फॉलो करेगी तो हमारे पास एच हाइट की बिल्डिंग है, उसको अगर किसी ऑब्जेक्ट को उससे पार करवाना है तो उस ऑब्जेक्ट को इस mgh से ज्यादा एनर्जी देंगे तभी वो पार हो पाएगा, अदरवाइज वो नहीं हो पाएगा। तो ये हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। तो ये जो घटनाएं हैं ये मैक्रो स्टेट की घटनाएं हैं, यहाँ पे नियम अलग लगते हैं और यहाँ पे नियम अलग लगते हैं। माइक्रो स्टेट में जो ऑब्जेक्ट होंगे वो ऑब्जेक्ट अलग नियमों का पालन करेंगे, और वो नियम किसमें है? क्वांटम मैकेनिक्स में दिए गए। ठीक है, तो यहां से हम शुरुआत करते हैं और एक एक्सपेरिमेंट पे हम डिस्कस करते हैं। और वो एक्सपेरिमेंट क्या है? वो एक्सपेरिमेंट ये है कि अगर मान लो मेरे पास कोई एक यहाँ पे गिलास है और इस गिलास में यहाँ तक पानी भरा हुआ है, और इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग कर सकते हैं, अपने घर पे भी कर सकते हैं। गिलास है, गिलास हमारे पास मौजूद होता है, को यूज करें, और फिर एक लेजर लाइट रेड कलर की, ब्लू कलर की मिलती है मार्केट में। उस लेजर लाइट को अगर मैं यहाँ से इंसिडेंट करवाऊं ऐसे लाइट को, तो इसको तुम देख सकते हो आसानी से, ये लाइट यहाँ से जाएगी, ठीक है, और ये लाइट का कुछ पार्ट यहाँ से जाने के बाद इस तरीके से रिफ्रेक्ट हो जाएगा, होगा, ये अभिलंब की तरफ मुड़ती है ना, तो ऑफ रिफ्रैक्शन, तो अभिलंब की तरफ ये लाइट मुड़ गई यहाँ पे, और कुछ पार्ट इसका यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया है, ये वाला। तो ऐसा फिनोमिना हम देखते हैं। अब
ये जो लाइट आ रही है, आज हमें पता है कि लाइट पार्टिकल नेचर को भी शो करती है और वेव नेचर को भी शो करती है। ठीक है, लाइट क्या है, पार्टिकल, लाइट में पार्टिकल्स भी है और वेव के गुण भी है, दोनों गुण रखती है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट है, तो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो पार्टिकल और वेव नेचर दोनों को ये अपने आप में रखती है। तो आज के टाइम पे अगर मैं इसको ये कहूं, आज हमें पता है कि लाइट में फोटॉन्स होते हैं, तो यहां से फोटॉन्स आ रहे हैं, फोटॉन्स आ रहे हैं, और ये फोटोन में से ज्यादातर फोटोन इधर चले गए और कुछ फोटोन इधर चले गए, ऐसा कह सकते हैं। यानी कि ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है इसकी इंटेंसिटी बहुत कम है, और जितनी लाइट हमने यहाँ से डाली उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट इधर चला गया, कुछ पार्ट इधर चला गया। हम इसको ये कह सकते हैं कि लगभग 75% लाइट इधर आ गई और 25% इधर चली गई है। समझ में आ गई बात? तो दूसरी तरीके से क्या कह सकते हैं, पार्टिकल नेचर अगर लाइट का माने तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको ये कह सकते हैं कि हमने यहां से 100 फोटोन इंसिडेंट करवाए। कितने फोटोन इंसिडेंट करवाए? 100 फोटोन। उसमें से 75 फोटोन्स इधर आ गए, 75 फोटोन्स इधर आ गए, और बचे हुए 25 फोटोन इस डायरेक्शन में चले गए। ऐसा हो गया। अब अगर इस एक्सपेरिमेंट को मैं ये कहूं कि मेरे पास फोटोन्स हैं और 1 बाय 1 फोटोन्स इंसिडेंट करवा रहा हूं, समझ में आ रही बात? 1 बाय 1 फोटोन्स इंसिडेंट करवा रहा हूं, तो मैंने एक फोटोन यहां से भेजा, वो इधर जाएगा या इधर जाएगा हमें नहीं पता, नहीं पता ना। वो इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, एक फोटोन, सिंगल फोटोन। समझ में आ रही बात? हम क्या बता सकते हैं उस फोटोन के बारे में? हम केवल इतना बता सकते हैं कि ये एक फोटोन है, उस फोटोन का 76% चांस ये है कि वो इस डायरेक्शन में जाए और 25% चांस है कि वो इस डायरेक्शन में जाए। क्वांटम मैकेनिक्स में जहां पे फोटोन एक क्वांटम पार्टिकल है, इसका मास 0 होता है, ठीक है, तो ये फोटोन आया, इधर जाएगा इधर जाएगा हमें नहीं पता। लेकिन अगर मैं 1000 फोटोन, 2000 फोटोन, 5000 फोटोन एक साथ भेजूं, तो मैं इतना बता सकता हूं कि इसमें से 75% फोटोन इधर जाएंगे और 25% फोटोन इधर जाएंगे। तो आइडेंटिकल फोटोन है, ध्यान रखना। अब अगर क्लासिकल मैकेनिक्स के किसी नियम की बात करें, सपोज एक एक्सपेरिमेंट मैंने परफॉर्म किया, मेरे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन पे मैंने एक सिलेंड्रिकल रोड को यहां से लिया और इसको छोड़ा, तो ये इंक्लाइंड प्लेन पे लुढ़कती हुई नीचे तक आएगी, ठीक है, और यहां नीचे तक आई, यहां से जब मैंने छोड़ा और नीचे तक आए, मैंने टाइम नोट किया, फिर दोबारा मैंने इसी एक्सपेरिमेंट को उन्हीं कंडीशंस में, उसी कमरे में, उसी बेंच पे, उसी इंक्लाइंड प्लेन पे, उसी पोजीशन से छोड़ा और वापस टाइम नोट किया नीचे आने का, तो टाइम सेम मिलेगा। तीसरी बार किया तो भी उतना ही टाइम, चौथी बार किया तो उतना ही टाइम। तो यहां से हमें मैसेज ये मिलता है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट को उन्हीं कंडीशंस में बार बार दोहराने पे हमें सेम रिजल्ट मिलता है। ये हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स का एक रिजल्ट है, जिसको हम ये कहते हैं कि आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट्स गिव्स आइडेंटिकल रिजल्ट्स, और ये फॉलो करती है हमारी नेचर। लेकिन यहां पे अगर हम देखें तो हमने पहला फोटोन भेजा, इधर जाएगा इधर जाएगा हमें पता नहीं, दूसरा फोटोन भेजा, इधर जाएगा इधर जाएगा हमें पता नहीं, वो इधर भी जा सकता है और वो इधर भी जा सकता है। तो पहला फोटोन आया, मान लो इधर चला गया, दूसरा फोटोन आया इधर जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, वो इधर भी जा सकता है। तो इसलिए अगर हम यहाँ पे फोटोन क्या है, माइक्रो स्टेट है नेचर का, और माइक्रो स्टेट नेचर का है, तो मैंने तुम्हें बताया कि ये जो माइक्रो स्टेट में अगर नेचर के रूल्स को हम देखें तो वो मैक्रो स्टेट से काफी अलग होते हैं, और ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है।
यहाँ पे हम ये कहेंगे कि आइडेंटिकल रिजल्ट नीड नॉट गिव आइडेंटिकल रिजल्ट, आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट्स नीड नॉट गिव आइडेंटिकल रिजल्ट, ये क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग हम कहेंगे। जबकि क्लासिकल फिजिक्स में जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं मैक्रो स्टेट के, उनमें सारे के सारे जो रिजल्ट हमें मिलते हैं, एक ही कंडीशन में बार बार हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें तो रिजल्ट हमें सेम मिलते हैं। जबकि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक फोटोन भेजा, इधर चला गया मान लो, दूसरा फोटोन भेजा, वो इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, हमें पता नहीं है, श्योरली नहीं कह सकते। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स में एक बार सिलेंडर को ऊपर से इंक्लाइन प्लेन पे भेजा, टाइम नोट किया सेम टाइम, दूसरी बार भी उतना ही टाइम लगना है, तीसरी बार भी उतना ही टाइम लगना है, जब तक कि हम कंडीशंस को चेंज नहीं कर दे। या तो इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन एंगल चेंज करें, या फिर इस ऑब्जेक्ट को ही चेंज कर दें। तो इस टाइप के कंसेप्ट यहाँ पे लगेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स में एक यहाँ से इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कि आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट नीड नॉट गिव आइडेंटिकल रिजल्ट। ठीक है, इसी तरीके से तुम लोगों ने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा होगा, और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं कि यहाँ पे तुम्हारे पास दो स्लिट है, S1 और S2, S1 और S2, और अगर मैं यहाँ से लाइट इंसिडेंट करवाऊं इन स्लिट्स से और यहाँ पे स्क्रीन पे पैटर्न देखूं, तो पैटर्न कैसा मिलता है, वो कुछ इस तरीके का पैटर्न मिलता है इंटेंसिटी का। यानी कि हमें यहाँ पे कुछ फ्रिंजेस मिलेंगी, और फ्रिंजेस कैसी होंगी, हमें कुछ यहाँ पे ये ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, यहाँ पे रोशनी मिलेगी, यहाँ पे रोशनी नहीं मिलेगी, फिर यहाँ से यहाँ तक रोशनी मिलेगी, यानी ये ब्राइट फ्रिंज है, फिर यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज है, फिर यहाँ पे डार्क लाइन होगी, फिर यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज है, फिर यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज है। इस तरीके से ब्राइट और डार्क का कॉम्बिनेशन मिलता है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहाँ से एक एक फोटोन इंसिडेंट करवाऊं, तो वो फोटोन यहाँ पे आने की प्रोबेबिलिटी, इस रीजन में आने की प्रोबेबिलिटी उसकी 0 है, इस रीजन में आने की प्रोबेबिलिटी 0 है, यहाँ पे आने की प्रोबेबिलिटी 0, यहाँ पे आने की प्रोबेबिलिटी 0, यहाँ पे आने की प्रोबेबिलिटी 0। वो फोटोन की यहाँ पे आने की कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, फाइनाइट प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे लैंड करने की प्रोबेबिलिटी फाइनाइट होगी, यहाँ पे लैंड करने की प्रोबेबिलिटी फाइनाइट होगी। तो अगर मैंने फोटोन इंसिडेंट करवाए, फोटोन बाय फोटोन यहाँ से भेजा, तो वो फोटोन कहाँ जाएगा हमें पता नहीं, यहाँ भी जा सकता है, 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 यहाँ भी जा सकता है। आवाज आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे लैंड करने की कुछ प्रोबेबिलिटीज होंगी, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ आएगा, अगर एक फोटोन मैंने भेजा तो मैं नहीं बता सकता कि वो यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, ये फिक्स नहीं है। तो वो यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, बहुत सारे पाथ है उसके जाने के लिए। तो ये, और एक ही फोटोन को मैं बार बार, ये सेम फोटोन को यहाँ से इंसिडेंट करवाया, दोबारा इंसिडेंट करवाया, तीसरी बार इंसिडेंट करवाया, कभी वो यहाँ जाएगा, कभी वो यहाँ जाएगा, कभी वो यहाँ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट नीड नॉट गिव आइडेंटिकल रिजल्ट। फोटोन वही है, एनर्जी वही है, उसकी सेम एनर्जी के फोटोन हम भेज रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोई फोटोन कहाँ जा रहा है, कोई फोटोन कहाँ जा रहा है, एक ही जगह पे सारे के सारे फोटोन नहीं जाएंगे। और इसका मतलब यह है कि आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट नीड नॉट गिव आइडेंटिकल रिजल्ट। ये क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से निकल करके आता है, जो कि क्लासिकल नियम, क्लासिकल फिजिक्स के नियमों को बिल्कुल विपरीत होता है। समझ में आ रही बात? क्लासिकल फिजिक्स में मैंने तुम्हें बताया आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट गिव्स आइडेंटिकल रिजल्ट। तो हमें जब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना है
तो क्लासिकल मैकेनिक्स के जितने भी जो रूल्स हैं उनको हमें भूलना होगा, क्योंकि ये जो नियम्स यहाँ पे बनने वाले हैं, जो रूल्स हम पढ़ने वाले हैं नेचर के, वो रूल्स बिल्कुल अलग होने वाले हैं। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो रूल्स है उसमें हम जो क्लासिकल फिजिक्स के रूल्स है उनके अंदर में थोड़ा सा संशोधन कर दे तो वो नियम बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा संशोधन नहीं, पूरा ही संशोधन करना पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल ही प्रकृति इनकी अलग होगी और इसका एक नमूना हमने यहाँ पे देख लिया है। ठीक है, तो मैसेज हमारा क्या है, आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट नीड नॉट गिव आइडेंटिकल रिजल्ट्स। ओके, इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं जो एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, जब लिखवाना होगा, ये मैं बेसिक्स बता रहा हूं थोड़ी सी चीजें ताकि इंटरेस्ट बने इस सब्जेक्ट में। अब हम स्टार्ट करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, पहला टॉपिक अपने क्वांटम मैकेनिक्स का, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो हेडिंग हम डालेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सबसे पहले ब्लैक बॉडी क्या होती है? तो ब्लैक बॉडी एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसको जितनी भी रेडिएशन दे उन सबको वो अब्जॉर्ब कर ले, जो भी दे सबको अब्जॉर्ब कर ले, यानी हर एक वेवलेंथ की रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर ले, ऐसी बॉडी को हम कहेंगे ब्लैक बॉडी। और किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है, 0 केल्विन से ज्यादा अगर टेम्परेचर है तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो किसी भी रेडिएशन को इमिट कर सकता है, ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे, ब्लैक बॉडी कहेंगे। सबसे पहले ब्लैक बॉडी क्या है? ठीक है, ब्लैक बॉडी इज एन ऑब्जेक्ट which absorbs radiation of any wavelength and emits the radiation of any wavelength at non-zero, at a non-zero temperature। तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तो किसी भी वेवलेंथ के रेडिएशन को इमिट करता हो और उसको दी हुई हर एक वेवलेंथ की रेडिएशन को ऑब्जॉर्व कर ले, ऐसे को हम बोलेंगे ब्लैक बॉडी, आइडियल ब्लैक बॉडी, आदर्श कृष्णिका। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी क्या है वो समझ में आ गया। ओके, अब अगर हम बात करें ब्लैक बॉडी, ये रेडिएशंस की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें एक साइंटिस्ट थे किरचॉफ। किरचॉफ, तो किरचॉफ ने एक लॉ दिया
और वो किरचॉफ का लॉ क्या था कि कोई भी ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हर एक टाइम पे कोई रेडिएशन इमिट भी कर रहा होता है और रेडिएशन को अब्जॉर्ब भी कर रहा होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट देख लो, जैसे मैं खुद हूं यहाँ पे इस कमरे में हूं, तो इस कमरे की जो रेडिएशन मेरे ऊपर गिर रही है उसको मैं अब्जॉर्ब कर रहा हूँ, और मेरे शरीर से यहाँ से रेडिएशन निकल रही है वो मैं इमिट भी कर रहा हूँ। हर एक टाइम पे हर एक ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेडिएशन इमिट भी करता है और अब्जॉर्ब भी करता है। और किरचॉफ ने यह भी बताया कि एक अच्छा अब्जॉर्बर जो रेडिएशन को अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले वो उतना ही अच्छा इमिटर भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे किरचॉफ लॉ क्या है कि एवरी ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर रेडिएशन इमिट भी करेगा और रेडिएशन अब्जॉर्ब भी कर रहा होगा। जैसे हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसके ऊपर अगर रेडिएशन जा रही होती है, जैसे हम लाइट देखते हैं, लाइट अगर मेटल पे गिरती है तो वो चमकता हुआ दिखता है। चमकता हुआ इसलिए दिखता है कि जो लाइट उस पर गिर रही है उसमें बहुत कम लाइट को वो अब्जॉर्ब कर पाता है, ज्यादातर लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन अब्जॉर्ब करता है। मेरी बात हो, रेडिएशन उसके ऊपर गिर रही है उसको वो अब्जॉर्ब करेगा और वो इमिट भी करेगा। ठीक है, लेकिन जो लाइट उस पर गिर रही है उसमें से ज्यादातर लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, वो चमकता हुआ दिखाई देता है, इसीलिए चमकता हुआ दिखाई देगा। और अगर हम किसी काली वस्तु को देखें तो काली वस्तु बहुत ही अच्छा अब्जॉर्ब करती है, तो उसको हम रेडिएशन दें, उसके ऊपर अगर रेडिएशन गिरे तो ज्यादातर रेडिएशन को वो अब्जॉर्ब कर लेती है और बहुत कम रेडिएशन को वो इमिट कर रिफ्लेक्ट करती है, तो इसलिए वो हमें डार्क ज्यादा दिखाई देती है। सारी बात, चमकने का गुण रिफ्लेक्शन की वजह से है, ज्यादातर रेडिएशन को वो रिफ्लेक्ट कर देता है मेटल, इसलिए वो चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, एनीवे किरचॉफ लॉ क्या है कि एनी ऑब्जेक्ट एट एनी टेम्परेचर absorbs the radiation and emits the radiation। हर एक वस्तु ऐसा करेगी और इसको हम किरचॉफ्स लॉ बोलते हैं। और इसी में दूसरा जो लॉ है, a good emitter is a good absorber। A good is also a good emitter। एक अच्छा एमिटर एक अच्छा अब्जॉर्बर, एक अच्छा एमिटर भी होता है। ठीक है, जितनी ज्यादा रेडिएशन को कोई ऑब्जेक्ट अब्जॉर्ब करता है उतना ही ज्यादा वो इमिट भी करता है। तो ये किरचॉफ के नियमों में से कुछ नियम्स थे। अब ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, ब्लैक बॉडी हम ऐसा नहीं है मेटल से भी बना सकते हैं, ब्लैक बॉडी मेटल से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि अगर मान लो मैंने एक स्फेरिकल शेप में किसी मेटल को ले लिया और इस मेटल में स्फेरिकल शेप में मेटल लिया और इस मेटल में यहाँ पे एक छोटा सा छेद छोड़ दिया, बारीक सा छेद। ठीक है, ये मेटल है, मेटल तो रिफ्लेक्ट कर देता है जितनी भी रेडिएशन उसको मिलती है उसको। ठीक है, अब इसके अंदर में अगर मैं लाइट इंसिडेंट करवाऊं, लाइट इंसिडेंट हो गई, अब ये लाइट अगर इंसिडेंट हो गई तो यहां से ये रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे इस डायरेक्शन में जाएगी,
यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके किसी और डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में चली गई मान लो, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इधर चली गई। तो इस तरीके से वो रिफ्लेक्ट होती रहेगी, लेकिन रहेगी इसके अंदर ही। अब ये लाइट इसके बाहर नहीं जा सकती, तो इसको जो कोई रेडिएशन इस होल से अंदर में आ गई है उसको इसने ले ली। ये सारी की सारी रेडिएशन अब इस ब्लैक बॉडी के अंदर में ही रह गई है, तो इसको भी हम ब्लैक बॉडी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको जो दिया वो इसने ले लिया, अब वो बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये ब्लैक बॉडी हो गई। और अगर मान लो मैंने ये रेडिएशन इसके अंदर में आ गई है और इसको पूरा बंद कर दिया अब, और जो रेडिएशन इसके अंदर में रह गई वो इसी के अंदर में रहेगी। ठीक है, जो रेडिएशन इसके अंदर में है वो अंदर में रहेगी, और उस रेडिएशन की वजह से इस मेटल का टेम्परेचर बदलेगा, और किसी खास टाइम के बाद में वो टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा। तो इस ये जो मेटल है उसकी वाल का जो टेम्परेचर है, हम ये कहेंगे कि वो इस रेडिएशन के टेम्परेचर के साथ इक्विलिब्रियम में है, तब ये टेम्परेचर बदलना बंद कर देगा। समझ में आ गई बात? वॉल्स का जो टेम्परेचर है, इस मेटल की वॉल का जो टेम्परेचर है, वो अंदर की जो रेडिएशन है उसके साथ इक्विलिब्रियम में आ गया है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि इस मेटल के अंदर में जो रेडिएशन है उसका टेम्परेचर भी कितना है जितना वॉल का टेम्परेचर है, क्योंकि वो दोनों इक्विलिब्रियम में। समझ में आ रही बात? तो इस वॉल का टेम्परेचर इसका टेम्परेचर हो गया, रेडिएशन का टेम्परेचर हो गया है। तो ऐसा हम बना सकते हैं, और ये एक ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि जो कुछ इसके अंदर में हमने दिया था वो इसके अंदर में ही रह गया है। जब इसका कॉर्क को बंद कर देंगे तो वो सारा का सारा अंदर में ही रह गया है, और अंदर में रह गया है तो वो बाहर नहीं जा सकता है। तो एक ब्लैक बॉडी होगी, तो ऐसे हम ब्लैक बॉडी बना सकते हैं। ठीक है, अब एक एक्सपेरिमेंट पे हम फोकस करते हैं। जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम है वेवलेंथ के साथ, वो कैसे बनता है उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो देखो यहां से अगर मैं स्पेक्ट्रम की बात करूं तो एक बल्ब हमने लिया, एक एक्सपेरिमेंट है, उसको तुम कर भी सकते हो अपनी लेबोरेटरीज में, जहां जहां पे अगर कोई फिजिक्स के स्टूडेंट है, एमएससी कर रहा होगा, तो वो अपनी लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकता है, या फिर अपने घर में भी कर सकता है। बस उसको एक वेरिएबल वोल्टेज सोर्स चाहिए। तो अगर मान लो एक वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है जिसकी वोल्टेज मैं चेंज कर सकता हूँ, 0 वोल्ट से लेके 110, 120 वोल्ट तक अगर मैं वोल्टेज चेंज कर सकूं, तो मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स है, ऐसा वोल्टेज सोर्स, उससे मैंने एक बल्ब को कनेक्ट कर दिया है। से एक बल्ब को अगर मैं कनेक्ट कर देता हूं और फिर वोल्टेज करता हूं 0, ध्यान देना, वोल्टेज कितनी कर दी? 0 वोल्ट। और 0 वोल्ट वोल्टेज रखने के बाद हम देखेंगे कि बल्ब नहीं ऑन होगा। फिर मैंने वोल्टेज को बढ़ा के 10 वोल्ट कर दिया है, और 10 वोल्ट वोल्टेज करने के बाद भी हम देखेंगे कि बल्ब जलना स्टार्ट नहीं हो रहा, बल्ब नहीं जला। ठीक है, इसके बाद अगर मैंने मान लो वोल्टेज थोड़ी और बढ़ाई बल्ब की, उस बैटरी से वोल्टेज बढ़ा दी 20 वोल्ट सपोज मैंने कर दी, 20 वोल्ट करने के बाद मुझे बल्ब जलते हुए दिखाई देगा, जस्ट जलते हुए, और उसका कलर तुम देखोगे तो वो ऑलमोस्ट रेड कलर का दिखाई देता है। और तुम लोगों ने ये बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा कि कई बार घरों में लाइट डिम आती है, कमजोर आ जाती है एकदम ही, हम ये कहते हैं कि वोल्टेज डाउन हो गए, और उस केस में जब बल्ब जल रहे होते हैं वो बिल्कुल रेड कलर के दिखाई देने लग जाते हैं। ऐसा ही जब हम कम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो बल्ब एकदम रेड कलर का दिखाई देगा, और हम ये कहेंगे कि रेड वाली वेवलेंथ हमें दिखने लग गई है। और रेड वेवलेंथ कितने नैनोमीटर के आसपास होती है? तो यहाँ पे इस एक्सिस में मैं लेता हूँ लैम्डा इन नैनोमीटर, और विजिबल रेंज मेरे पास होती है 400 से 700 नैनोमीटर।
और रेड कलर वाली वेवलेंथ अपीयर होने लगती है। इसका मतलब यहां से जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो मेरा कुछ इस तरीके से बन रहा है। ये 700 वाली वेवलेंथ दिख रही है, 700 वाली वेवलेंथ दिख रही है। इस टाइप का स्पेक्ट्रम मुझे देखने को मिला। समझ आ रही बात? इस तरीके का स्पेक्ट्रम मुझे देखने को मिलेगा। रेड अपीयर हो रहा है, इसका मतलब 700 वाली वेवलेंथ दिख रही है इस तरीके का। तो क्या जब मैंने 10 वोल्ट अप्लाई किया था उस टाइम पे बल्ब का कोई कलर नहीं था, और बल्ब का कोई कलर नहीं था तो मतलब कोई रेडिएशन नहीं निकल रही थी क्या? रेडिएशन तो निकल रही थी, लेकिन वो रेडिएशन विजिबल रेंज की रेडिएशन नहीं थी। रेडिएशन विजिबल रेंज की रेडिएशन नहीं थी, तो इस विजिबल रेंज से ज्यादा वेवलेंथ की रेडिएशन थी, और इस वजह से हमें बल्ब जलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। समझ में आ रही बात? इसके बाद अगर मान लो मैंने थोड़ा सा वोल्टेज और बढ़ाया बल्ब का, तो वो तुम्हें नारंगी कलर का सा दिखाई देने लगेगा। इसमें और वेवलेंथ, विजिबल रेंज की कुछ और वेवलेंथ शामिल हो जाएगी, तो जो स्पेक्ट्रम हम मान सकते हैं वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, इस तरीके का। ठीक, इसके बाद अगर और वोल्टेज में बढ़ाऊं तो वो फिर पीले पीले कलर का दिखाई देगा, तो यानी इधर वाली वेवलेंथ और शामिल होने लग गई, और जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। और जब हमने बढ़ाते बढ़ाते वोल्टेज को 100 वोल्ट के आसपास, 110 वोल्ट के आसपास कर दिया, तो बल्ब एकदम व्हाइट कलर का दिखाई देने लग गया। व्हाइट कलर का दिखाई देने लग गया इसके अंदर में, उसके अंदर में 300 से लेके 700 तक की सारी विजिबल रेंज की सारी वेवलेंथ शामिल हो गई है। और सारी वेवलेंथ शामिल हो गई तो इसका मतलब जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो अब किस तरीके का बनेगा? तो इस तरीके का स्पेक्ट्रम बनेगा। तो इस टाइप का स्पेक्ट्रम, अब चूंकि ये स्पेक्ट्रम बन रहा है, अब जो फिलामेंट है बल्ब का वो गर्म होता है, वोल्टेज बढ़ाने से वो फिलामेंट गर्म होगा, उसके अंदर से करंट फ्लो होगी, और वो क्या होता है, एक नाइक्रोम का तार होता है, मेटल का तार होता है, और उस मेटल का रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस में से अगर करंट फ्लो होती है तो रेजिस्टेंस हीट होता है, और गर्म होने की वजह से वो रेडिएशन इमिट करता है, और वो रेडिएशन अगर विजिबल रेंज की है तो वो हमें दिखाई देता है, कलर दिखाई देता है। ऐसा ही बल्ब का फिनोमिना है। तो जब हमने कम वोल्टेज दी तो कुछ ही वेवलेंथ हमें, रेड वाली वेवलेंथ पहले अपीयर हुई, फिर उसके अंदर में इधर वाली वेवलेंथ शामिल होने लगी, और जैसे ही मैंने 120 वोल्ट तक दे दिया तो सारी की सारी वेवलेंथ इसके अंदर में शामिल हो गई, है ना। तो व्हाइट लाइट, मिक्सचर ऑफ ऑल कलर्स हमें दिखाई देने लग गए। और हर बार जब मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूं तो हर बार क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा? हर बार टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ ये टेम्परेचर T1 है, दूसरे वाला टेम्परेचर अगर मैं कहूँ कि ये टेम्परेचर मेरा T2 है, ठीक है, और ये वाला टेम्परेचर मेरा T3 है, ये वाला टेम्परेचर मेरा T4 है, और ये वाला टेम्परेचर मेरा T5 है, ऐसे। तब मैं ये कहूंगा कि जो T1 है वो सबसे कम है, T2 उससे ज्यादा है क्योंकि ज्यादा वोल्टेज पे T2 आया, फिर लेस देन T3, लेस देन T4, लेस देन T5, ऐसा। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। और इस एक्सिस पे हम लेते हैं क्या, तो हम कह देते हैं एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, ये एनर्जी डेंसिटी इस एक्सिस पे लेते हैं। तो जैसे जैसे हम वेवलेंथ को कम हम कर नहीं रहे, हमने तो केवल वोल्टेज बढ़ाया, तो वोल्टेज बढ़ाया तो कौन कौन सी वेवलेंथ शामिल हो रही है, वो वेवलेंथ ये है धीरे धीरे। और जब मैंने कहा 120 वोल्ट पे बल्ब को छोड़ा तो वो एकदम व्हाइटिश नजर आया, इसका मतलब उसके अंदर में सारी वेवलेंथ आ गई। ठीक है, विबग्योर जो हम पढ़ते हैं वो सारे के सारे वेवलेंथ इसके अंदर में शामिल है, तभी लाइट व्हाइट दिखाई देने लग गई थी। तो इस तरीके से तुम्हें ये देखने को मिला। और यहाँ पे जो ये स्पेक्ट्रम है इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, स्पेक्ट्रम ऑफ
इधर जो एनर्जी डेंसिटी है उसको हम लिखते हैं यू लेमदा से, यू लेमदा। किसी पर्टिकुलर लेमदा पे एनर्जी डेंसिटी कितनी है, यानी एनर्जी डेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ लेमदा। तो पहले टेम्परेचर फिक्स किया, फिर टेम्परेचर फिक्स किया, अलग अलग टेम्परेचर पे ये ग्राफ तुम देख रहे हो, ठीक है। तो इस ग्राफ को देखने से ये स्पेक्ट्रम ऐसा क्यों बनता है इसको एक्सप्लेन करना है। ये तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है ना। तो ये स्पेक्ट्रम है, इसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्पेक्ट्रम। और नेक्स्ट क्लास में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये रिजल्ट, ये कैसे, कौन सी थ्योरी हम डेवलप करें, कौन सी थ्योरी से इस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को हम एक्सप्लेन कर पाएंगे, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। उधर क्या चल रहा है?